नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करने वाले हैं यूपी में एसआईआर की परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी तारीख की बात की जाए तो वो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक विशेष अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बहुत अहम है। वो सवाल ये है कि यूपी में एसआईआर की परीक्षा कैसे पास होगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में हर वोटर तक पहुंच रहे हैं बीएलओ? क्या समय पर सटीक होगी मतदाता सूची? प्रतापगढ़ में तेजी, जौनपुर में क्यों नहीं पहुंच रहे बीएलओ? 4 दिसंबर तक कैसे पूरा होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान? फॉर्म 6, 7, 8 को लेकर क्या आ रही है दिक्कत? यूपी में एसआईआर की परीक्षा कैसे होगी पास? उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल करना, अशुद्धियों को मिटाना और मृत स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को अधिक सटीक बनाना है। हालांकि अलग अलग जिलों में इस प्रक्रिया की रफ्तार और जमीनी हकीकत अलग अलग नजर आ रही है। जहां प्रतापगढ़ जिले में बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी इन दिनों मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में तेजी से जुटे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों से वे लगातार घर घर जाकर मतदाताओं के फॉर्म वितरित कर रहे हैं। तो कई स्थानों पर उन्हें रात 8 बजे तक क्षेत्र में पहुंचकर फॉर्म बांटे ताकि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इस बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अभियान को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। दिक्कत नहीं, फॉर्म बकायदा हमारे घर पे आया है और इन्होंने हमारी पूरी दिक्कत नहीं आई है। अब डिटेल हमको अपने पिताजी का चाहिए, वो उन्होंने हमको मुहैया करा दिया। अच्छा, ये किस वार्ड में है आप? ये हमारा हादीगंज वार्ड है। हादीगंज मगध वार्ड संख्या 70 है। वार्ड संख्या 70 अपना है। ठीक, सब बाकी कोई दिक्कत नहीं है? कहीं कोई तरह दिक्कत नहीं है। एसआईआर फॉर्म एकदम सही चीज हमको मिली। तो एसआईआर फार्म कैसे बट रहा है आपके यहाँ? आ रहे हैं लोग यहाँ कि आपको पहुँचा रहे हैं? आप भी रहे और हम खुद स्वयं पहुँचा रहे हैं। रात 8:30 9 बजे तक फॉर्म बांट रहे हैं घर घर जाकर। आप ही के स्कूल में बीएलओ नदारत हैं, एक सफाई कर्मी से एसआईआर फार्म बंटवाया जा रहा है, जमा कराया जा रहा है। वो नगर पालिका के हम दूसरे बारे में नहीं कुछ जानते, हम अपना काम स्वयं करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर दिक्कत कहीं भी है तो हम लोग अपने साथ में। क्या एसआईआर की वजह से क्या नाम कट भी रहा है? नहीं, अभी तो कोई नाम नहीं। वहीं जौनपुर में फॉर्म 6, 7 और 8 को लेकर मतदाताओं में सबसे ज्यादा उलझन है। युवा वोटरों को पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म कब और क्यों भरना है। कई जगह ऑनलाइन आवेदन लंबित पड़ा है। एईआरओ स्तर पर सुनवाई कहीं तेज तो कहीं सुस्त नजर आ रही है। कुछ कार्यालयों में दावे आपत्तियों पर तुरंत प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि कई जगह फाइलें रुकी पड़ी हैं। चंदौली में भी जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्धारित समय अवधि के भीतर इस महत्वपूर्ण काम को हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए अधिकारी न केवल कार्यालय स्तर पर बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि फील्ड में स्वयं जाकर कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई लोग घर में उपलब्ध न होने, आवश्यक दस्तावेज तुरंत न देने या फॉर्म भरने में उदासीनता दिखाने जैसे कारणों से प्रक्रिया में देरी हो रही है। बिल्कुल, एसआईआर जो हमारा चल रहा है ज़िले में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके तहत जो भी हमारी मशीनरी लगाई गई, जिसमें हमारे बीएलओ हैं, सुपरवाइज़र हैं, एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, और उसके अलावा हमने ज़िला लेवल से सेक्टर ऑफिसर को भी लगा रखा है। तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा बीएलओ हर घर तक पहुँचे और जो इनुमरेशन फॉर्म है
उसको कलेक्ट करके और डिजिटाइजेशन का काम समय पर पूर्ण कराएं। आपके घर बीएलओ आई हैं, एक समय एसआईआर का वोटर लिस्ट का चल रहा है। हाँ, बीएलओ कर रहे हैं काम बड़े संतोषजनक से, मतलब घर घर आ रही हैं। घर घर आ रही हैं, बड़े अच्छे से काम कर रही हैं। कुछ लोग का त्रुटि है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सुधार रही हैं, कर रही हैं जी कार्य। वो मतदाता गणना हो रहा है, जो मतदाता लोग हैं उनको हम ये समझा रहे हैं कि मतलब ये गणना हो रहा है, आप लोग हमारी मदद कीजिए फार्म भरने में। और फार्म बताए हैं कि यहाँ देखिए जन्म तिथि लिखना है, यहाँ आधार नंबर लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। और जो औरत लोग हैं उनको कह रहे हैं कि अपने पति का मतलब पिता का नाम लिखिए। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बुलंदशहर में लगभग 2500 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर बीएलओ के सामने भी परेशानियां हैं। कुछ लोग अपने गांव से बाहर रहने लगे हैं, कुछ लोग मर चुके हैं और कुछ लोगों की शादियां हो चुकी हैं। तो इन सब को देखते हुए बीएलओ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, हम इन फार्मों को लेकर के उनके घर घर जा रहे हैं। घर घर जाने पर उनको ये समझाया जा रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है 2003 के आधार पर चलाया जा रहा है। यदि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है, इसमें दो साइड दी हुई है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सीधी बायां साइड में यदि वोटर मतदाता का नाम है तो उसको 2003 के आधार पर उसे कंप्लीट करना है। और यदि 2003 में उनका ब्यौरा नहीं है तो उनके पिता का नाम जो राइट साइड में दे रखा है उसमें लिखना है। एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष प्रकार पुनरीक्षण। इसमें हमने जो भी बीएलओज हैं और सुपरवाइजर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है। और एक्चुअली इसमें क्या है, जो 2025 की वोटर लिस्ट है उसमें जितने भी वोटर्स हैं उनको एक गणना पत्र इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किया जा रहा है और उसमें कुछ डिटेल्स भरने हैं। और भरने के बाद जो है वो अपने साइन से और बीएलओ के माध्यम से वो उसको डिजिटाइज कराया जा रहा है। और ये काम हमारा प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं एसआईआर फार्म को लेकर। पूरे देश में एसआईआर फार्म को लेकर तमाम राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एसआईआर फार्म को लेकर तमाम बीएलओ ड्यूटी पे लगाए गए हैं। अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लगभग 27 लाख मतदाता हैं और 27 लाख मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए जनपद बुलंदशहर में करीब 2500 बीएलओ लगाए गए हैं। फार्म मेरे पास व्यक्तिगत रूप से मेरे पास भी आ गए और बीएलओ ने हमारे ने दे दिए हैं और वो बांट भी रहे हैं। बाकी जो लोग खड़े हैं वो सब बतलाएंगे अपनी अपनी बात, किन के पास पहुँचे हैं किन के पास नहीं पहुँचे हैं, लेकिन मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है जो मेरी जानकारी में है वो यही है कि एक जो सामान्यतः मेरे पास जो लोग आते रहते हैं वो पूछते हैं कि साहब ये 2003 की जो वोटर लिस्ट की बात है वो हमें कहाँ से मिलेगी। नहीं, घर घर पहुँच रहे हैं। वैसे हमारे पास फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी वोट हैं उसमें से 3 वोट के अभी फॉर्म नहीं आ पाए हमारे पास, और वो उसको बता भी नहीं रहे हैं कैसे आएंगे, वो कैसे आएंगे। तो हमारा तो मतलब ये है कि अगर हमारी जितनी वोट हैं उतने फॉर्म हमारे पास आने चाहिए और उस प्रक्रिया को समझाना चाहिए उस पर कि ये ऐसे भरा जाएगा और ये भरा जाएगा। हमारे पास सभी फार्म आ गए हैं, लेकिन दिक्कत यही है बीएलओ अगर एक बार फार्म देते समय समझाना कि इसको ऐसा भरना है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो बस फार्म देकर चले जाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं उसे भरने में समस्या पैदा हो रही है। समस्या पैदा हो रही है, या तो वो बता के जाए या उसका कोई प्रारूप हमें मिलेगा ये ऐसे भरना है, और न ये बताया जा रहा कि ये कब तक जमा करनी है। लगातार देखा जा रहा है कि अभी तक लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जागरूक हैं और जो जानकार हैं वो लोग अपने फार्मों की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोगों का जो ये कहना है कि अभी बीएलओ के द्वारा नहीं तो फार्म पूरे दिए गए और नहीं समझाया गया, तो कहीं ना कहीं लोग चिंता में है कि आखिरकार ये फार्म किस तरह से भरे जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जो अधिकारी हैं बीएलओ को किस तरह से और अधिक निर्देश करते हैं, किस तरह से जो लोगों की जो समस्या बनी हुई है, जो भ्रम की स्थिति पैदा है उसको दूर कैसे करते हैं, ये आने वाला वक्त होता है। लेकिन एसआईआर फार्म को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। चारों जिलों की रिपोर्ट बता रही है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक सक्रियता तो है, लेकिन जमीन पर इसकी रफ्तार और सटीकता बीएलओ की मेहनत और मतदाताओं के सहयोग पर निर्भर करती है। प्रतापगढ़ में फॉर्म जमा करने में तेजी है, जबकि चंदौली में कार्य प्रगति कम है। जौनपुर में बीएलओ की पहुंच और दस्तावेज सत्यापन बड़ी चुनौती है। एक तरफ प्रशासन के दावे हैं तो दूसरी तरफ मतदाताओं की परेशानी। यूपी में एसआईआर परीक्षा में कैसे पास होगा, ये बड़ा सवाल है।
और इन तमाम चीज़ों के बीच एसआईआर है, जो कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना शायद बीएलओ के लिए बहुत मुश्किल कदम और तमाम अधिकारियों के लिए साबित हो रहा है। कहीं पर मता मिल नहीं रहे हैं, कहीं पर फॉर्म जो हैं वो 7 परिवार में अगर सदस्य हैं तो लोगों के पास 3 पहुंच रहे हैं, बाकी के फॉर्म उनके पास कब तक आएंगे। कहीं पर 6, 7, 8 को लेकर जौनपुर में खासकर बात करें तो फॉर्म मतदाताओं में सबसे ज़्यादा उलझन इसको लेकर पैदा है। कहीं पर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, कहीं पर लोग मर चुके हैं, तो तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो निकलकर सामने आने लगी हैं। और इन सब के बीच सवाल भी खड़ा हो गया है कि बिहार में इतनी आसानी से या एसआईआर प्रणाली को जब लागू कर दिया गया तो यूपी में जो मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकलकर इतने जिलों से आ रही है वो जो है वो साफ तौर पे बता रही है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता दुबे बीजेपी की नेता इस वक्त हमारे साथ है। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा, तो हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम साफ तौर पे बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, क्या यूपी में एसआईआर की परीक्षा पास होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। 4 दिसंबर तक पैसा कैसे पूरा होगा? एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। अभिनव सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उज्जवल पाठक कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनिका। रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद सिंह हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ है। प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे संवाददाता ज़मीनी हकीकत के साथ खड़े हैं। और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ है। महफूज हसन हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से भी हमारे साथ हैं। तमाम जगहों से हमारे संवाददाता भी साफ तौर पे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं बुलंदशहर का। अनिल मीणा हमारे साथ। अनिल मीणा, बुलंदशहर की बात करें, हमने खबर देखी किस तरह की समस्या एसआईआर को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है, तो किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि सवाल अब एक बड़ा हो चुका है, क्या यूपी में एसआईआर की परीक्षा पास कैसे होगी? ये बड़ा सवाल है। अनिल मीणा, जानकारी दे जल्दी से। जी देखिए आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में एसआईआर फार्म को लेकर जनता बुलंदशहर की डीएम श्रुति सिंह लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। और समीक्षा बैठक के साथ साथ 27 लाख मतदाता है, 27 लाख मतदाताओं के लिए एसआईआर फार्म बांटने की जो प्रक्रिया है वो 2500 बीएलओ के हाथ सौंपी गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो वोटर है या बीएलओ, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति अभी पैदा लोगों में हो रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है। अगर कल की बात करें तो कल जो सिकंदराबाद एसडीएम दीपक कुमार पारसी, उन्होंने 6 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर भी कराई है, क्योंकि बीएलओ के खिलाफ लापरवाही बरती जा रही थी। क्योंकि अधिकारियों का जो उद्देश्य है कि कार्य में बीएलओ के द्वारा तेजी लाए, क्योंकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय, अगर आज की बात करें तो 20 तारीख हो चुकी है और अब मात्र समय थोड़ा बचा है। तो इसकी वजह से अधिकारी भी जो बीएलओ के लिए लगातार फटकार लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये एक समस्या है बहुत लोगों के सामने बनी हुई है, क्योंकि लोग जो अधिकांश देखा जा रहा है कि जनता बुलंदशहर ग्रामीण क्षेत्र है, देहात क्षेत्र है, तो लगातार उसे फार्म को भरने में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि बीएलओ को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन बीएलओ प्रत्येक व्यक्ति के जो फार्म है उसको नहीं भरवा सकते हैं। जो लोगों को बता सकते हैं और अपने एक परिवार के मुखिया को बता के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुखिया है वो पूरे तरह से फार्म को नहीं भर पाता है, क्योंकि जो महिला है वो फार्म नहीं भर पा रही है। क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कतें आती है, इसमें 2003 की जो वोटर लिस्ट है उससे बड़ी दिक्कतें लोगों के सामने पैदा होंगी। क्योंकि देखा जाए 2003 में जिसकी मां का नाम था वो 2003 से लेकर 25 तक मर चुकी है, तो उसको भी काटना है। जो अन्य जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अपने गांव छोड़कर अन्य दूसरे जगह पहुंच गए, उनकी भी वोटों को काटना है। और दूसरा, अब तो चुनाव आयोग ने एक आदेश और जारी कर दिया है कि एसआईआर फार्म को अगर कोई भी व्यक्ति जो बताता है 2 जगह भरेगा तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। कहा गया है कि एसआईआर फार्म सिर्फ एक व्यक्ति एक ही जगह से भरेगा। इसलिए अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देखिए जो मतदाता जो लगातार देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं 2 जगह 3 जगह वोट डालते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। और लगातार कहीं ना कहीं अभी देखा जाए टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम है। और अभी मतदाता जो है जो एसआईआर फार्म को लेकर लोग जागरूक नहीं हो पाए, लोग नहीं जानकारी हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। परेशानी का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है। अनिल मीणा ये बात बुलंदशहर से बता रहे। राघवेंद्र सिंह चौहान हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है। राघवेंद्र सिंह जी, एसआईआर
कहने में जितना आसान लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूपी में एसआईआर की परीक्षा चल रही है और कैसे पास होगा उसकी जिम्मेदारी तमाम अधिकारियों पर है, बीएलओ पर है, और इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी हरीश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपके सारे नुमाइंदे 6 जिलों से 7 जिलों से आप बता रहे हैं कि जुड़े हुए, तो मैं सबको सुन रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कठिन कार्य तो लिया ही है चुनाव आयोग, और कठिन कार्य के लिए चुनाव आयोग के लिए चुनौती है और होगा भी, किया भी गया है इसके पहले। 2003 के जो रिव्यू हैं वो लिए जाने हैं। 2003 में कौन था, कौन नहीं था, या कौन इसमें कहां से वो खत्म हो गए लोग जो दुनिया में है ही नहीं। वो अभी मैं एक मीम देख रहा था कि कभी कभी ये ऐसा भी आता है कि वो कहे पिताजी हमारे तो वोट डाल गए। बोले हमको तो हर बार चुनाव में आते हैं, वोट डाल जाते हैं, हमको पता ही नहीं है, इसीलिए किया जा रहा है। ये जो फर्जीफिकेशन है, ये फर्जीफिकेशन दूर हो और चुनाव आयोग विश्वस्त रूप से कोई कार्य करने के लिए सक्षम है और वो कर भी रहा है। सही बात यह है कि जनता के लोगों का, हमारा, आपका, सभी का सहयोग भी इसमें निहितार्थ है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये भी एक होम का लेकिन राघवेंद्र जी, आपने ये बात कही जा रही थी जब ये राजनीतिक विषय बना हुआ था कि भाई बिहार में बहुत आसानी से चीजें हो गई, आखिर यूपी में हमने देखा कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत काहे पेश आ रही है और कैसे ये होगा अपनी डेडलाइन तक? क्योंकि डेडलाइन तो किसी को पता ही नहीं जा रही है। बीएलओ जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि भैया इसकी डेडलाइन क्या है, कोई समय सीमा नहीं बता रहे। रात में 8-8 बजे तक पहुंच रहे हैं। कई जगहों पर युवाओं को दिक्कत हो रही, उन्हें नहीं पता है कि 6, 7, 8 जो फॉर्म होता है उसमें उनको उलझन है। तो ये तमाम चीजों को भी तो पहले दूर करने की जरूरत थी, ऐसा नहीं लगता आपको? जी हरीश जी, वही चीजें सब दूर की जा रही हैं। आपके लोग भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं जी कि भाई मुश्किल काम तो है ही है, मुश्किल काम को आसानी से किया जाए और मुश्किल काम को बाखूबी किया जाए, यही तो प्रशंसा की बात है। और आपने अभी का एक वाक्य कहा कि बिहार में हो गया, तो बिहार में जैसे हुआ वैसे ही बाखूबी उत्तर प्रदेश में भी होगा। डेडलाइन नहीं बताई जा रही, तो जो डेड लोग हैं उनके लिए डेडलाइन क्या? डेड लोगों को हटाना है। जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो इस देश के है नहीं, जो इस देश में नहीं, मैं डेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिंदा की बात कर रहा हूं। राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रमोद दीक्षित हमारे संवाददाता इटावा से मेरे पास हमारे साथ है। प्रमोद, आपके पास क्या जानकारी, इटावा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? एसआईआर को लेकर जमीनी हकीकत क्या है, बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार के द्वारा जो एसआईआर का जो चल रहा है उसको लेकर के इटावा में जो बीएलओ हैं, जो हर मोहल्ले में जा करके आम जनता से उनसे मिल रहे हैं, उनको उसके बारे में समझा रहे हैं। पर कहीं कहीं देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से जो बीएलओ हैं, 2 फॉर्म दिए जाते हैं, उनको एक मुखिया को समझा दिया जाता है। और कहीं कहीं बीएलओ ऐसे भी हैं जिनको खुद में अपने आप में जानकारी नहीं होती है, जिसको लेकर के आज इटावा के जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सभी वोटरों के साथ एक मीटिंग रखी गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से उन सबको समझाया गया कि इस तरीके से फॉर्म भरे। अगर किसी बेटी का कोई मायका या किसी अलग जनपद में है या किसी उसमें है, तो उसका अगर एक जगह वोट है और अगर उसने दूसरी जगह उसने फार्म भर दिया गया तो कानूनी तौर पर उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का फार्म जो एसआईआर का जो है उसको साम तौर पे ज्यादातर लोगों में पहुंच चुके हैं और जो 9 दिसंबर की जो डेट दी गई है, एक बात प्रमोद, एक बात, बीएलओ जो है मतदाताओं को एसआईआर के बारे में बता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दें। जिस तरीके से जो एसआईआर को लेकर के जो बीएलओ जो लगाए गए हैं, वो जगह जगह पर अपने एक ऐसा स्थान चुन लेते हैं, सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं जाकर के वो एक विस्तार से उनको समझाते हैं और उनका एक एक फार्म को उनके मुखिया के तहत तो उसको भरवाते हैं। फिर मुखिया के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने घर के अन्य सदस्यों का अपना फार्म भरे। पर वो मुखिया, जैसा कि अभी एक सहयोगी ने बताया है कि मुखिया भी कहीं कहीं उसको भूल जाते हैं।
पर बीएलओ अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के एकत्रित करके उनको करीबन 8 घंटा 1 घंटा पहले समझाते हैं, उसके बाद में उनका फार्म भरवाते हैं, उसके बाद अपने अन्य सदस्यों के लिए फार्म भरने। ठीक है प्रमोद, बहुत अहम बात की। बहुत बड़ी तादाद में, या यूं कहें चुनाव आयोग ने पूरी फौज लगा रखी है बीएलओ को जमीनी स्तर पर एसआईआर को उतारने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अभिनव सिंह। अभिनव सिंह, जो यूपी में एसआईआर की परीक्षा हम देख रहे हैं, बिहार में तो कहा गया कि एसआईआर पास हो गया, लेकिन यूपी में आखिर एसआईआर को क्यों परीक्षा देनी पड़ रही है, इसके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? अभिनव बताएं। देखिए अजहर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस पर चर्चा में शामिल करने का अवसर दिया। देखिए सरकार है और यह सरकार स्वतंत्र है कि सरकार अच्छे बुरे सही गलत जो समझ में आए वो जनता के ऊपर अधिकारियों को थोप दे। क्योंकि सरकार उनकी है तो वो जो उनकी जो मंशा है जो थोपेंगे जनता और अधिकारी को करना काम है। एसआईआर के लिए अवधि इतनी छोटी दी गई है बिना प्रशिक्षण के। आपने पहले तो अपने बिहार में एसआईआर लागू किया, बिहार में एसआईआर लागू होने की वजह से 70,000 वोटों की कटौती हुई। तो अब यह योगी मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह समझ में आ रहा है कि एसआईआर एक अच्छा माध्यम है चुनाव में आने का, चुनाव जीतने का एक अच्छा माध्यम है। विपक्ष का जो मूल वोट है, जिसको आप मुसलमान कह सकते हो, यादव कह सकते हो या और अन्य कह सकते हो, आप उसका वोट धीरे धीरे कटौती कराते जाओ और अपना वोट बढ़ाते जाओ। तो ये एसआईआर के माध्यम से सरकार में आने का एक नया दाव है मोदी सरकार का, और जिसमें वो बिहार में सफल हुई। तो मुझे लगता है कि यूपी में उसी चीज की फिर से उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के चौहान जी बता रहे थे, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि घुसपैठिए है भारत में। तो वो घुसपैठिए पे क्या कार्रवाई किए आप? अभी तक आधार कार्ड से घुसपैठियों का नामांकन होता था और वो पहचान होता था, अब एसआईआर के माध्यम से होता है। इसको भी देख लेते हैं कि घुसपैठियों पे आप क्या कार्रवाई करते हैं। तो सवाल है कि इतनी छोटी अवधि जो एसआईआर के लिए लागू किया गया है, छोटी अवधि, मुझे लगता है कि बिना प्रशिक्षण के कम अवधि है, कम समय है, जनता तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शरद सिंह हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं जौनपुर से। शरद, जौनपुर की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? हम देख रहे हैं जौनपुर में जो युवा वोटर हैं उन्हें पता ही नहीं है कौन सा फॉर्म कब भरना है, क्यों भरना है, बहुत पशोपेश में है। क्या तस्वीर है? बीएलओ कैसे काम कर रहे हैं, टीमें कैसे काम कर रही हैं, बताएं इसके बारे में। जी हारिस, आपको बता दें कि 21 साल बाद जो निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, निश्चित रूप से इसको लेकर लगातार जौनपुर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो अपने अधिकारी उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया, जिसको कह सकते हैं कि काफी हेल्दी प्रक्रिया है, उसको लेकर काफी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। अगर बात करें बीएलओ की, तो जो बीएलओ है ज्यादातर जो आंगनबाड़ी गांव में नियुक्त की जाती है उन्हीं को बीएलओ बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि वो उनके पास खुद जानकारी का अभाव, वो लोगों को खुद लोगों को समझा नहीं रहे। और वहीं बात करें तो ज्यादातर जो बीएलओ वो महिलाएं हैं और वो जो कैमरे पे बात करने से भी कतरा रहे हैं। कुछ लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने अनऑफिशियल बताया कि जो हमारे पास मोबाइल है वो स्मार्टफोन भी नहीं है, जिसके कारण हम फॉर्म भर पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है जिसमें सर्वर डाउन होने के कारण काफी समस्या हो रही। वहीं लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जो बीएलओ है 3 बार घर पर विजिट करेंगे, लेकिन कुछ आंगनवाड़ियों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम किसी के दरवाजे में 5 बार भी जाएं तो भी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर पाना काफी मुश्किल हो गई। अगर जौनपुर की बात करें तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है, बीएलओ निश्चित रूप से डोर टू डोर विजिट कर रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीएलओ है निश्चित रूप से ग्राउंड जीरो पर इनके पास संसाधन की कमी देखी जा रही है। उनके पास कोई न तो ढंग का मोबाइल है, न तो स्मार्टफोन है, न तो उनके पास किसी प्रकार की ऐसी कोई सुविधा है। वहीं बात करें विधानसभा चुनाव, ग्राम प्रधानी विधानसभा चुनाव की, तो जो टीचर थे उनको नियुक्त किया गया था बीएलओ के रूप में, वो टीचर थोड़ा मोड़ा मानवता के तौर पर कारपोरेट कर रहे हैं, जिससे बीएलओ को सहूलियत तो मिल रही है, लेकिन
संसाधन के अभाव में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है निश्चित रूप से पलीता लगा रही है। जो संसाधन का अभाव लोगों में देखा जा रही है, जो बीएलओ है निश्चित रूप से मेहनत तो कर रही है, लेकिन इसके संसाधन के अभाव में कमी देखी जा रही है। और बात करें सर्वर को लेकर, तो पिछले 2 दिनों से अगर हम जौनपुर की बात करें तो काफी बीएलओ से हमने टेलीफोनिक बात की, अनऑफिशियल बात की। मैं आऊंगा सरस आपके पास। एक अहम बात आपने बताई और सवाल सबसे बड़ा यही हो जाता है कि एसआईआर को बिना विश्वास में लिए, बिना जानकारी दिए, बिना लोगों को समझाए हुए अगर उनके यहाँ के वोटर मतदाता कटते हैं तो सवाल बड़ा हो जाता है कि भाई लोकतंत्र का मायने क्या हो जाएगा। ये भी बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जी जी, नगर पालिका के चेयरमैन की तैयारी कर रहा हूँ। आपके पड़ोसी जिले में तो एक विधायक की सीट खाली हो गई। हाँ, मर गए बेचारे घोसी से। तो यूपी में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसआईआर की परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के साथ साथ कई सवाल भी चल रहे हैं। मौजूदा वक्त में तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, तमाम रिपोर्टर भी जुड़े हैं जो जमीनी हकीकत बता रहे हैं। सरस सिंह जौनपुर से, उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि जौनपुर में किस तरह की समस्या पेश आ रही है। उज्जवल पाठक कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। फिर मैं रजा रिजवी जी आपके पास भी आऊंगा और मोनिका जी आपके पास भी आऊंगा। उज्जवल पाठक, कांग्रेस किस तरह से देखती है मौजूदा वक्त में एसआईआर को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, क्योंकि आप लगातार विपक्ष हमने देखा निशाने पर लिए हुए चुनाव आयोग को, किस तरह से देखते हैं एसआईआर की परीक्षा को, यूपी में एसआईआर की परीक्षा को, और कैसे पास होगी यूपी में एसआईआर? ये भी अहम सवाल है जो मुबाहे खड़ा हुआ है। उज्जवल, देखिए, एसआईआर यदि हम बात करें बिहार चुनाव के बाद से एसआईआर एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया नहीं रह गई है। एसआईआर कहीं ना कहीं वोट काटने का एक माध्यम हो गया है जो बीजेपी का एक एजेंडा मात्र बनकर रह गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एसआईआर को भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के नेता इस प्रकार डिफेंड कर रहे हैं जैसे ये सरकारी योजना हो। भाई, यदि विपक्ष एसआईआर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है तो आपको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। हाँ, तो आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। क्या सवाल खड़े कर रहे हैं आप उज्जवल? क्या सवाल आपके हैं? क्या सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या सवाल आपके हैं? नहीं, हमारे यही सवाल हैं कि देखिए, इस प्रकार से फॉर्म या जो भी आवेदन पत्र हैं एसआईआर में देखो वितरित किए गए हैं, उसमें बीएलओ घर घर नहीं आए हैं। बीएलओ ने सफाई कर्मचारियों से घर घर भिजवाए हैं। हमारे जनपद में मैं सैकड़ों लोग गिना दूंगा जिन्होंने मुझे फोन करके ये बताया कि भैया फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसके लिए फॉर्म के लिए जो मानक होता है वो हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड होगा, या पुराना उनका जो वोटर आईडी है वो होगा। ये कम से कम स्पष्टता के साथ आपको ये दिखाना चाहिए, या फॉर्म में नीचे आपको सूचना लिखनी चाहिए, जानकारी लिखनी चाहिए। तो आपने प्रायोजित तरीके से इस प्रक्रिया को इस प्रकार पेश किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कहीं ना कहीं भ्रमित हों और में अपना आवेदन करने से कहीं ना कहीं रह जाएं और उनका वोट काट दिया जाए। और आपने पूरा एक एजेंडा चला करके जो विपक्ष का मतदाता है, दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, पीड़ित युवा है, खासकर उनको सबसे ज्यादा भ्रमित करने का प्रयास किया है। मैं उज्जवल आपके पास आऊंगा। उज्जवल, मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी से बात आ जाए। अश्वनी मिश्रा हमारे संवाददाता चंदौली से इस वक्त आप हमारे साथ है। अश्वनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? चंदौली में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं? फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सूची की सटीक सूची बनाई जा रही है या नहीं? बताएं। जी, बताना चाहेंगे आरिफ? हाँ, बोलिए अश्वनी। अश्वनी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बताना चाहेंगे कि बीएलओ जो है, जी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, जानकारी दें। जी, अरे बताना चाहेंगे कि ये एसआईआर की जो एसआईआर का जो कार्य है वो बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है
इसमें अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए डेली फील्ड वर्क कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं। यही नहीं, बीएलओ के साथ सहयोगी भी लगाए गए हैं, सफाई कर्मी भी लगाए गए हैं, लेखपाल भी लगाए गए हैं, कानूनगो भी लगाए गए हैं। तो सबसे समस्या ग्रामीण अंचल में है, क्योंकि फार्म के साथ फोटो लगाना है और आधार कार्ड का फोटो स्टेट देना है। 2003 के जो सूची है उसकी डिटेल भरना है। तो इस कार्य को लेकर ग्रामीण अंचल में शिथिलता है और ग्रामीणों में एसआईआर को लेकर उतना उत्साह नहीं है जितना कि बीएलओ और प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए लगे हुए हैं। तो हालांकि सब कुछ मिला जुला करके उसको जबरदस्ती कराया जा रहा है और डेली डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी लोग, राजस्व निरीक्षक, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो बीएलओ है उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वही अधिकतर बीएलओ हैं। उनके पास शिक्षा, जानकारी एवं हाईटेक मोबाइल चलाने की भी समस्या है। ऐप पर डेली लोड करना पड़ती है जानकारी। तो ये सब सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जिला प्रशासन दम भर रहा है कि 4 दिसंबर तक सारे कार्य कर लिए जाएंगे। आज तक लगभग 4 दिसंबर तक सारे कार्य कर लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मैं अनिल मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चंदौली से अश्वनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जौनपुर से सरस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजा रिजवी साहब, मौजूदा वक्त गिरीश शुक्ला एक दर्शक हैं। रजा जी, मैं आपके पास आता हूँ। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देश के प्रधानमंत्री जी मुझे अपना वो कागज दिखाते हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, तो वही कागज हम भी दिखाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये जो धंधा चलाया जा रहा है ये केवल नागरिकता वेरिफिकेशन का चलाया जा रहा है। इसका वोट से कोई मतलब नहीं। नहीं तो इतने खर्चे में नई वोटर लिस्ट जारी हो सकती है। नई वोटर लिस्ट बनाइए ना, क्यों नहीं बनाते हैं? ये धंधा मत करिए, धोखा मत दीजिए देश को। आप नई वोटर लिस्ट बनाइए, नए से चुनाव कराइए। हमारी नागरिकता क्या वेरीफाई करेंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री की स्वयं नागरिकता वेरीफाई नहीं है, वो हमारी वेरीफाई क्या कर रहा है? ठीक है, नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, पद की गरिमा का रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन इस तमाम दर्शक जो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, वो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि भाषा की मर्यादा पे विशेष ध्यान दें। रजा रिजवी साहब, एसआईआर की परीक्षा एक बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। तमाम संवाददाताओं को आपने सुना, आप भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जमीनी स्तर पर कई सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिहार में जो इतनी आसानी से हो गया, यूपी में इतनी दिक्कत क्यों पेश आ रही है? इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है चीजों को लेकर? मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए आरिफ सदारत जी, कहीं हल्ला नहीं मचा हुआ है और बहुत आराम से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहूंगा रणदीप विसिक कि उसको दूर करें। एक तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ये जो भारत निर्वाचन आयोग से प्रपत्र आया है, ये गणना प्रपत्र है। तो ये जो है, ये आपकी नागरिकता का मामला नहीं है कि आप इस देश के नागरिक नहीं, आप घबरा जाएं। आप वोट देने का अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अगर मतदाता सूची में आप नहीं हैं तो वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत टाइम है अभी आपके पास, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो फाइनल लिस्ट बनने के बाद आपको दिखाई जाएगी, दर्शाई जाएगी, बताया जाएगा। फिर आप देख के बताएं कि साहब मेरा नाम छूट गया है, मेरा नाम नहीं आया है। देखिए, इस तरीके का प्रपत्र जो है, जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लोग देखें कि इस तरीके का प्रपत्र जो है घरों में आ रहा है। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे घर में मैं रहता हूँ, मेरी बीबी रहती है और मेरा बेटा रहता है, मेरी बहू रहती है। तो आप देखिए, हम लोग जो है, मैं भी वोट देता था, मेरी बीबी वोट देती थी, मेरा बेटा वोट देता था, बहू अभी आई है, उनका नाम चढ़ जाएगा, उनका नहीं चढ़ा है। लेकिन जो बीएलओ ये रूपम श्रीवास्तव नाम लिखा, उनका मोबाइल नंबर भी इस पर है। तो मैंने उनको मोबाइल फोन करके पूछा कि भाई ऐसा है कि 2/524 विनीत खंड में मैं रहता हूँ, मेरी बीबी रहती, मेरा बेटा रहता है और हर बार वोट दिया है, तो आपकी मतदाता सूची का ये गणना प्रपत्र मेरा ही क्यों आया है और मेरे जो है बीवी और बच्चों का क्यों नहीं आया है? तो कहने लगे सर ऐसा है कि आप कितने बजे मिलेंगे? तो हमने कहा मैं 9 से 10 के बीच घर पे रहूंगा। तो वो रूपम फिर मेरे घर पर आई। तो मैंने कहा कि भाई हमारे बेटे का, हमारी बीवी का तो दो, उसको भी भरे हम लोग। तो उन्होंने कहा वो दूसरे बीएलओ लेके आएंगे। अच्छा, ये क्या है भाई? दूसरा बीएलओ क्यों लेके आए? जब मेरा मकान नंबर है 2/524 विनीत खंड, तो एक मकान नंबर का एक ही बीएलओ आए। अब बीबी का और बेटे का दूसरा बीएलओ जो है
गणना प्रपत्र लेके आएगा। तो ये बहुत बड़ी खामियां है जरा से। तो इसको जो है इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि देखे, एक मकान पर अगर 7 वोटर है या 3 वोटर है, जितने भी वोटर है, एक भी वोटर है, तो उसका जो है आप पूरा एक साथ लाइए प्रपत्र, जिससे उसको भर के, मान लीजिए कोई मर गया है तो उसको बता दिया जाए कि साहब वो नहीं है। मान लीजिए किसी की शादी हो गई, वो चली गई, मान लीजिए लंदन चले गए तो साहब वो लंदन चले गए, अब यहाँ नहीं रहते हैं, तो उनका नाम कट जाएगा। या किसी का, जैसे गोमती नगर में बहुत से लोग बाहर के आए हैं, सुल्तानपुर के हैं, कोई गोंडा के हैं, कोई बहराइच के हैं, कोई श्रावस्ती के हैं, तो इस फैजाबाद के हैं, बाराबंकी के आके मकान बनवाए, तो उनका वोटर लिस्ट में मान लीजिए बहराइच में भी नाम था, यहाँ भी है, तो वो अब चाहते हैं कि साहब हम जब बहराइच में थे तो हमारा था, अब यहाँ आके मकान बनवा लिए, नया मकान, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वोटर यहीं रहना चाहिए। तो ये सब परेशानियां, दुश्वारियां हैं, लेकिन बहुत परेशानी इसमें नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जो है वो किसी भी संस्थान का, डाकघर का, LIC का, सार्वजनिक क्षेत्र के कोई अगर पहचान पत्र आपके पास है तो आपको परेशान होने की। हाँ ठीक है, रजा रिजवी साहब मैं आपके पास आऊंगा। मोनिका शर्मा हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट है। मोनिका शर्मा जी, क्या ऐसा लगता है SIR को लेकर जो BLO की टीम, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी फौज चुनाव आयोग की जो जमीन पर उतरी हुई है और लोगों को फॉर्म दे रही है, कई जगहों पर अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 3 फॉर्म पहुंच रहे हैं, कई जगहों पर पूरे भी फॉर्म पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई जगहों पर अच्छे से काम हो रहा है, कई जगहों पर दिक्कत भी पेश आ रही। क्या ऐसा नहीं लगता मोनिका कि पहले विश्वास में, भरोसे में लेने की जरूरत थी, जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत थी, ताकि के जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है या गलत मैसेज दिया जा रहा है वो सही तरीके से वो जब समझ जाते तो SIR प्रणाली को लागू करना शायद मुझे लगता है आसान होता। मोनिका क्या कहती हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर पहले जनता को इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जाती, विश्वास में लिया जाता, तो फिर इसको करते थे थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है बेहतर हो जाता। कई बार लोग डर भी जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं कि हमारा वोटिंग राइट चला गया, कहीं हमारी सिटीजनशिप ना चली जाए, हमको निकाल ना दिया जाए, अलग अलग तरीके के, क्योंकि हमारे देश में मतलब बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी उस लेवल पर एजुकेटेड और अवेयर नहीं है। अगर हम कुछ उसके लिए ला रहे हैं जो डेफिनेटली कि देश की भलाई में, और SIR पूरी तरीके से एक संवैधानिक प्रक्रिया, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें जनता को पूरी तरीके से विश्वास में लेना, सूचित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि पिछला जो देखिए SIR हुआ था वो 2002 से 2004 के बीच में हुआ था, और अब ये 23 साल के समय का एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। 23 साल बाद देखिए बहुत कुछ चेंज हो गया, जो इंटरनेट आ गया, जो वोटिंग प्रोसेस चेंज हो गई, जो डेवलपमेंट हो गया, जो इतनी सारी चीजें हो गई हैं। तो ये जरूरी है कि लोगों को विश्वास में लिया जाए, उनको समझाया जाए, और केवल मतलब चुनाव आयोग और BLO के काम करने से नहीं होगा, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी जोर तो नहीं है, पर वो समर्थन दे सकती है और सहयोग दे सकती है अधिक से अधिक BLO के लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल करके, कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में आप जाकर के सूचना दें, बताएं, उनको सहयोग करें। अगर उनको फॉर्म फिल करने में कुछ दिक्कतें आ रही है तो उनको फॉर्म फिल करने की दिक्कतों को आप सुलझाएं। अगर उनको डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट में चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, तो वो आप हेल्प करें। तो सरकारों का सहयोग होगा तो जनता के लिए भी आश्वासन मिल जाएगा और उनके लिए आसान होगा। क्योंकि ये देखिए, हर मतदाता का अधिकार है कि वो वोट दे और उसके वोट की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन कई बार बहुत सारे इतने सालों में गड़बड़ियां भी आई, बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए हमारे देश में जिनको वोट का कोई अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वो गलत तरीके से हमारे देश में आकर के वोट देख रहे हैं। कुछ लोगों के एड्रेस चेंज हो गए लेकिन वो अभी भी है। कुछ मरे हुए लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन उनके नाम पर कुछ गलत लोग वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर SIR होता है तो हमारे प्रजातंत्र की रक्षा होगी, हमारा लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन उस लोकतंत्र को अगर हमें बेहतर तरीके से काम करना है तो उसका क्रियान्वयन भी तो अच्छी तरीके से होना चाहिए ना। उसके बारे में एजुकेट किया जाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए और सिस्टम को सरलीकृत करने की कोशिश की जाए। क्योंकि हर कोई इतना डिजिटली एक्युप्ड नहीं है कि जाके मतलब फटाफट से वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड कर लेगा, चेंज कर लेगा। इश्यूज आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकारों का सहयोग मिले और BLOs की भी ट्रेनिंग और थोड़ी सी प्रतिबद्धता को अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है संज्ञान में लेते हुए कार्य करेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश को आगे इससे बहुत बेनिफिट ही मिलेगा। बड़ी बात की। राघवेंद्र सिंह जी, मैं आता हूं। उज्जवल पाठक थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई SIR चुनाव आयोग जो है इस अभियान को साफ तौर पे चला रहा है, सरकारों से किसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन बीजेपी ऐसे डिफेंड कर रही है जैसे लग रहा है कि उसी का सबसे ज्यादा लेना देना है। इस पर क्या कहेंगे आप?
ये देखिए ऐसा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब वो ये समझते हैं कि सही बात को सही कहना गलत बात है, तो ये उनका अपना विवेक है, और वो अपने विवेक से क्या सोचते हैं, राहुल गांधी अपने विवेक से क्या सोचते हैं, किसको चोर कहते हैं, किसको दुकान बंद करते हैं, किसका शटर उठाते हैं, किसका शटर गिराते हैं, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। सही बात को सही कहना, अभी आपने देखा सोशल एक्टिविटीज, मोहतरमा शर्मा जो आपके चैनल पे है, उन्होंने देखिए कितनी अच्छी बात कही। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग इस जहान में है नहीं, जो लोग वोट देने के जबरदस्ती हमारे देश में घुस आए हैं, उनको निकाला जाना चाहिए, यही तो बात की जा रही है। अब अगर ये बात को सही कहना नहीं, ये बात से सब सहमत है, ये बात से तो सब सहमत है, लेकिन क्या राघवेंद्र जी जो बड़ा सवाल है उसको पकड़िए ना, जो मैंने पूछा मोनिका जी से, क्या पहले विश्वास में लेने की जरूरत नहीं थी? जो बहुत से लोग इसको लेकर अलग धारणा बना रहे हैं वो कम से कम खत्म हो जाती। एक कम से कम विश्वास रहता तो लोग चीजों को समझ पाते। लोग समझ ही नहीं पा रहे। एसआईआर, बहुत से लोग ग्रामीण अंचलों में समझ नहीं पा रहे एसआईआर भला क्या है, वो इस फॉर्म को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो परेशानियां आ रही हैं भाई, आप ये तो मानना पड़ेगी ना भाई, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग गांव में रहते हैं, दिक्कतें हैं, इसमें तो नहीं मानेंगे। मैं मानता हूं बहुत जगह पर बीएलओ पहुंच रहे हैं, चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि 8-8, 9-9 बजे बीएलओ पहुंच रहे हैं, इतना वर्कलोड उन पर ज्यादा आ चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि कई मतदाताओं के जो घर पे फॉर्म 6-7 सदस्य हैं, 3-4 पहुंच रहे हैं, तो उसका क्या होगा? तो ये सब चीजों के बारे में भी तो सोचने की जरूरत थी कि नहीं? आप मतलब इतर होकर, क्योंकि मैं चुनाव आयोग का मामला अलग है, लेकिन बतौर राजनीतिक पार्टी मेरा आपसे ये सवाल, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और वो कार्य अपने स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार और जनता के सरलीकरण को देखते हुए वो कार्य कर रही है। कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस जहान में है नहीं, या कोई ऐसा बैड एलिमेंट, अभी आपने देखा ये बम धमाका हुआ, उसके बाद कितने बड़े बड़े खुलासे होकर आ रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी पकड़ी गई है, उस यूनिवर्सिटी में सब इसी तरीके की आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही। तो ये सब चीजें हमको सोच के चलना पड़ेगा। ये एक बात सीधी सीधी ये कह देना कि नहीं साहब चुनाव आयोग बिल्कुल गलत कर रहा है, ये नहीं होता है। आप सहयोग ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा चुनाव आयोग गलत कर रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्रता संग्राम के बाद चुनाव आयोग बना, ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग आज पैदा हो गया, आज ही चुनाव आयोग। नहीं राघवेंद्र जी, चुनाव आयोग के गलत की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो ये हो रहा है कि एसआईआर की परीक्षा पास कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा, उज्जवल जी क्या कहेंगे, जवाब दें। देखिए सीधी सीधी बात है कि एसआईआर में जो खामियां हैं उनके प्रति चुनाव आयोग प्रतिबद्ध रहे, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहे। यदि चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाए या धांधली की बात की जाए तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बायस्ड होकर के जवाब न दे या एक पक्षी होकर के जवाब न दे। देखिए बहुत से ऐसे मामले आए हैं। देखिए उन्होंने कहा कोई मर जाता है, कोई पलायन कर जाता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग एनुअल रिव्यू भी तो करता है। जनवरी के महीने में एनुअल रिव्यू हुआ, और यदि इनको ऐसा इतना जरूरी लगता है कि लोग इतनी हड़बड़ाहट में करा रहे हैं कि 2 ही 3 महीने में करा दे रहे हैं एसआईआर, 4 महीने में, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर आप मोदी जी से भी इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि वो भी इन्हीं मतदाताओं के माध्यम से पीएम बने। योगी जी से भी इस्तीफा ले लीजिए, योगी जी भी 22 में सीएम बने। तो जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया, शर्मा जी, मोनिका शर्मा जी ने बताया कि 2002 से 2004 तक राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता इसी से बने। राहुल गांधी से भी तो कहिए इस्तीफा लेना दिया जाना चाहिए। वो भी तो मतदान, अरे क्या तो आप अब मैं एक सवाल, उज्जवल पाठक, आपने जैसे इस्तीफा की, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, चुनाव आयोग पे आपको भरोसा है या नहीं है कांग्रेस को, ये बता दीजिए पहले तो आप। इसी वजह से, अरे भाई तो राहुल गांधी से भी इस्तीफा लो ना, राहुल गांधी विपक्ष का नेता कैसे बन गया, ऐसे अपने आप बन गया राहुल गांधी। अभिनव सिंह जी 1 मिनट रुक जाए, राघवेंद्र सिंह जी 1 मिनट रुक जाए, मेरा सवाल आ जाए। मैं ये पूछता हूं उज्जवल जी, क्या आपको चुनाव आयोग पे भरोसा है या नहीं है? मैं सीधा सवाल पहले तो जान लूं।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, सबको पता। भरोसा है या नहीं ये बता दीजिए। देख वही बता रहा हूँ, सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, परंतु चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग निष्पक्ष नहीं है, जो देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को प्रायोजित रूप से पलटने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमने बिहार में देखा। यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो आप बताइए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाला जा रहा है। ये आप बताइए 29,000 करोड़ रुपया एक विधानसभा में बांटा गया, क्या ये चुनाव अपराध नहीं है? क्या ये देश से द्रोह नहीं है? चुनाव तो आप इसको लेकर, आपको इतनी जब नजर आ रही, आप इसको लेकर कहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई मामला आपने याचिका दायर करी? देखिए अभी चुनाव का परिणाम कल आया है। अरे कल आया है, आप तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं चुनाव आयोग पे, मुझे लग रहा है कि आपको शायद भरोसा नहीं है, लेकिन इस मामले पर कोर्ट पर तो भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आप, दलीलें रखते हैं वहां पर, क्यों नहीं किया ये? भरोसा है और विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट होंगे और आगे जो भी प्रक्रिया है उसको करेंगे। ठीक है, उज्जवल पाठक, मैं आपके पास आऊंगा। अभिनव सिंह जी, आप क्या कहेंगे? आपको भी बता दीजिए भरोसा है या नहीं चुनाव आयोग पे, फिर मैं आगे बात करूं। अगर आवश्यकता पड़ेगी हम कोर्ट भी जाएंगे। देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि जो अपने गलत मंसूबे को करना चाहती है उसमें सफल होती नजर आ रही है मुझे। ऐसा पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि आधार कार्ड, इसका मतलब देश के लिए एक बड़ा मानक नहीं है। अभी तक आधार कार्ड को हम मानते थे कि आधार कार्ड, जिसके पास आधार कार्ड है उसको वोट देने का अधिकार है। अब तो हम ये देख रहे हैं जिसके पास आधार कार्ड है वो भी एफआईआर के माध्यम से किनारे हो जाएगा। तो क्या आधार कार्ड से बड़ा वोटर आईडी कार्ड को मान्यता देगी केंद्र सरकार? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का ये एसआईआर एक बहाना है और ये हथकंडा है चुनाव जीतने का। बिहार में प्रयोग हुआ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। दूसरी चीज की, मतलब आपका कहना है अभिनव जी के भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सक्सेस मिली वो एसआईआर के दम पे, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। 70 लाख वोट किसे काटे गए, आप पता तो करो। आज ये चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं राघवेंद्र जी और या भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता चुनाव आयोग को डिफेंड करता नजर आ रहा है। नहीं तो यूपी के चुनाव में फिर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को मेहनत करने की जरूरत तो फिर है नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल। फिर क्या बची मेहनत, क्या बची? जब आपको भाई भरोसा नहीं है, कोर्ट आप जा नहीं सकते, मसला आप क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर क्या बताइए? तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना फिर। अब चूंकि जो सरकार ने जो अपनी मनमर्जी हम पे थोपा है तो उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। ठीक है रजा रिजवी साहब, मैं ये जो चीजें चल रही हैं आप भी देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, ये जो राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है, ये जो चल रहा है एसआईआर को लेकर, चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर तमाम बातें दलीलें कही जा रही हैं, इसको लेकर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? सरदार साहब, एक तो बहुत अच्छे तरीके से सभी पार्टियों को ये जान लेना चाहिए, सभी पार्टी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी पार्टियों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि कोई भी वोटर बंधुआ मजदूर नहीं है। वो बंधुआ मजदूर नहीं है कि जो मतदाता है वो इनको मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। अगर आपकी योजनाएं अच्छी होंगी, चाहे विपक्ष की चाहे सत्ता की, को तो वो उसको वोट दे देगी। ये आप ना समझिए कि इनका वोट कट रहा है, इनका वोट जुड़ रहा है तो वो अपने वोट ले रहे हैं, वो भाजपा के वोटर ही रह रहे हैं। अरे भाई, वो वोटर आपके भी हो सकते हैं। अगर आपकी योजनाएं अच्छी होंगी तो आपको वोट दे देंगे। तो ये घबराहट क्यों विपक्ष में है कि नहीं साहब वो तो भाजपा है, वो वोटर सब अपने काटे ले रही है, वो के ले रही है? कोई नहीं, वोटर कोई बंधुआ नहीं है। आपकी योजनाएं अच्छी होंगी, सरकार बदलती रहती है, हर स्टेट में, राज्य में देखिए सरकारें बदलती नहीं बनती। हमने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में कभी मायावती आ गए, कभी मुलायम सिंह आ गए, फिर बीजेपी आ गई, कभी राजनाथ सिंह बन गए, कभी गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो सब बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है आजादी के बाद से। तो आप वोटर से क्यों, वोटर के ऊपर क्यों शक कर रहे हैं कि नहीं साहब वो वोटर जो कट रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं वो बीजेपी के हैं और जो कट रहे हैं वो विपक्ष के हैं? ये दिमाग से निकालिए। देखिए नहीं साहब, देखिए हम विपक्ष के जो मूल वोट है उनपे वार किया जा रहा है, उनपे निशाना साधा जा रहा है। ये आपका दिमाग का, सुनिए, ये आपके दिमाग का फुतूर है।
ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं में जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी ने दो अक्खी नहीं किया। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। मुसलमानों ने सोचा हमसे वोट तो मांगते नहीं है, तो भली भांति लाभ मिल रहा है, कहीं दे दो इनको। ये समझे नहीं पाया आप, वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान देश के नागरिक नहीं है। बीजेपी में इतनी दम है कि देश के नागरिकों को योजना से वंचित कर दे। आप बताइए, बीजेपी में इतनी दम है कि वो वोट नहीं दे। ठीक, मैं देखिए, मैं आऊंगा आपके पास भी, मैं जल्दी से। राघवेंद्र जी फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आपका। राघवेंद्र जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि भावनाएं अपनी दूषित मत करिए। जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। और अभी रजा रिजवी जी ने बहुत साफ गोई से बात कही है कि आप जनता के बीच में स्वच्छ छवि बनाकर जाइए तो जनता आपको लेकिन एक सवाल राघवेंद्र जी मेरा आपसे, आप ये मान रहे हैं कि जमीनी स्तर पर एसआईआर को लेकर परेशानियां लोगों को हो रही हैं? मतलब ये तो मान रहे हैं ना, इस बात से सहमत है कई जगहों पर ऐसी खबरों को देखकर, ये मान रहे हैं आप? एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैं, मोनिका जी कि अगर एसआईआर की सफलता बहुत हद तक राजनीतिक दलों के सहयोग पे निर्भर करता है। सही बात, सही। अगर इसी तरीके से पार्टियां बात करती रही कि ये बीजेपी के सपोर्टर है, वो हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, या कांग्रेस के सपोर्टर है, निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, मतलब किसी भी के लोग, क्योंकि जहां पे भी हम जुड़े होते हैं वहां पे हमारा एक इन्फ्लुएंस आ रहा होता है, वहां से हम प्रभावित हो रहे होते हैं। तो अगर हमारे नेता ये बोलेंगे कि ये तो सारे बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों को ऐड करेंगे, बाकी लोगों को निकाल देंगे, तो वो उतनी प्रतिबद्धता के साथ बीएलओ को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सभी दल ध्यान रखें कि ये एसआईआर की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया है, किसी भी सरकार का प्रायोजित एजेंडा नहीं है। ये पूरे देश की भलाई के लिए सभी दल इसमें सहयोग बहुत अच्छी। राघवेंद्र जी जल्दी से फाइनल कमेंट इस पर। सभी दलों को इसमें आगे आना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और जनता को जनार्दन रूप में देखकर उसके भलाई के लिए और जनता के साथ खड़े होकर के हमें बात करनी चाहिए। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी सफलता भी मिल रही है। ये लोग जनता की बात ना करके जनता के विरोध की और जनता के लिए एक विस्फोटक स्थिति बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उज्ज्वल जी क्या कहेंगे? यही बात सवाल मेरा, जहां पर सहयोग करने की जरूरत है वहां पर जब इतने सवाल विपक्ष उठा देगा तो लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। देखिए, सहयोग निष्पक्ष प्रक्रिया में किया जाता है। जो प्रक्रिया पहले से ही गैर निष्पक्ष है उसमें सहयोग करके हम देश से द्रोह नहीं कर सकते। और अरे भैया सहयोग करो, जो आपके वोटर हैं वोटर से कहो कि भैया मतदाता सूची में शामिल हो, जाओ आप लोग जो आपके समझ रहे हो उनके पास जाओ, जाइए, उसका नाम कट रहा है तो कहिए भाई इसका नाम ना कटे, नाम जुड़वाइए। परेशान है जाके भिड़ो, दिखाओ लेके यहाँ का रहने वाला है, इतने साल से वोट दे रहा है, इसका नाम मत काटिए, जाइए भरवाइए। क्यों नहीं विपक्ष 4 कर रहे हैं? चुनाव आयोग अपना काम मजबूती से कर रहा है। बिहार में ऐसा क्या है कि आप जो है लेकिन डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, यूपी में डॉक्यूमेंट बहुत ही सीमित है, यहाँ के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? अवधि बहुत ही सीमित है, इस समय को अवधि को बढ़ाना चाहिए तब। लेकिन एक चीज तो साफ तौर पर नजर आती है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पहले भरोसे में लेने की जरूरत थी। ये बात लेकिन आपके जो वोटर हैं उनको कहिए जाओ भैया। हाँ, ये फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। अभिनव सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। उज्ज्वल पाठक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात अगर की जाए तो साफ तौर पर एसआईआर की परीक्षा यूपी में चल रही है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि एसआईआर को लागू करने से पहले मतदाता को, वोटर को, प्रदेश को भरोसे में लेने की जरूरत थी, समझाने की जरूरत थी, ताकि कि उसके जहन में, खासकर जिस तरह से अब इस पर राजनीति हो रही है, लोगों के जहन में जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं एसआईआर को लेकर, वो कम से कम खत्म हो जाते और बेहतरीन तरीके से ये प्रणाली जो है वो लागू होती। फिलहाल जनहित में तो ही बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।